ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 44वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज, जो कि आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। और अभी जो कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है वो है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जो आप सबको बहुत पसंद है। और इसमें आज जो विषय है वो निश्चित तौर पर आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आपकी फरमाइश पर ही हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ फिर हाजिर हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट है, मेहमान, वो है एकेडमिक्स डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एन एज ब्रॉडकास्टर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो है एक जाना माना नाम डॉक्टर मलय नीरव का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद विनीता जी, और स्वागत हमारे श्रोताओं का भी। श्रोताओं का स्नेह है, प्यार है कि आप हमें बुलाती हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसे लोगों के, ऐसे छात्रों के काम आ पाऊं जो अपने जीवन यात्रा में उस पड़ाव पे हैं जहां वो कहीं पहुंचना चाहते। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से, फिर कुछ बेसिक सवाल, और उसके बाद होंगे आपके सवालों की बारी। वैदिक काल। वैदिक काल, जिसे वैदिक युग के रूप में जाना जाता है, भारतीय इतिहास में देर से कांस्य युग और प्रारंभिक लौह युग के दौरान की अवधि है। वैदिक संस्कृति को 2 समूहों और 4 वेदों में विभाजित किया गया था, आर्य, द्रविड़ और ब्राह्मण। इसकी स्थापना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। वैदिक काल में कृषि और पशुपालन आर्थिक कारक थे। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक वैदिक साहित्य है। वेदों ने भारतीय शास्त्रों की रचना की है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत के इतिहास में वैदिक युग अगला महत्वपूर्ण युग है। ये इस अवधि के दौरान था कि भारत ने मानव संस्कृति को अपने अमूल्य योगदानों में से एक वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया। इसका श्रेय आर्यों को दिया जाता है, जो भारत में एक सुगठित कृषि समाज के रूप में फले और फूले। इस समय में बाल विवाह का चलन नहीं था। विवाह में पसंद की स्वतंत्रता थी। एक विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। पति और पत्नी दोनों की सभी धार्मिक और सामाजिक समारोहों में भागीदारी होती थी। प्रत्येक वेद के मंत्र पाठ को संहिता कहा जाता है। वैदिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य उनके माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के लिए शारीरिक, नैतिक या आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना था। मोक्ष के क्षेत्र में ध्यान, एकाग्रता और योग पर अधिक बल दिया जाता था। इन तरीकों से खुद को हर चीज से ऊपर उठाने की कोशिश इस काल में की गई। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, संबंधित प्रश्न, उसके उत्तर पर वो किन बातों का ध्यान दें? कुछ बेसिक सवाल है हमारे। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि प्राचीन भारत का इतिहास जब भी हम कहते हैं तो इतिहास अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसमें साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास की संरचना होती है, इतिहास लेखन होता है और इतिहास के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो साक्ष्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हम कुछ भी कहते हैं, विचारधाराएं अपनी जगह हैं, इतिहासकारों के बीच जो मतभेद हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो साक्ष्य आपके सामने हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर अगर आप अपने उत्तर लिखेंगे तो आपको उसमें अच्छे अंक मिलेंगे। और दूसरी बात कि जब आप साक्ष्यों का उल्लेख कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये साक्ष्य कहाँ से लिए गए हैं, किन्होंने इसके बारे में बात की है और किस परिप्रेक्ष्य में इन साक्ष्यों को आप अपने उत्तर में शामिल कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत खूब। और जो अगला सवाल है हमारा वो है कि इतिहासकार जो होते हैं उनके ओपिनियन बड़ा वेरी करते हैं। तो ये जो मतभेद होता है उसको वो अपने आंसर्स में, जब स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं एग्जाम्स के लिए,
उसको कैसे समाहित करेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर मैंने देखा है, जो छात्र मुझसे मिलते हैं विश्वविद्यालय में भी, वो कहते हैं कि आखिर हम कैसे क्या करें जब इतना विचारों में इतना मतभेद है, और इस प्रकार से बिल्कुल समझिए कि संघर्ष इतिहासकारों की विचारधाराओं का उनके इतिहास लेखन में जो परिलक्षित होता है, उसको देखते हुए हम क्या करें, कैसे लिखें कि हमारे मार्क्स न कटें, हमें पूरे नंबर आएं। तो मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि एक बात जान लीजिए, जब आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में जा रहे हैं, तो ये आपसे कतई उम्मीद नहीं की जाती कि आप अपने विचार रखेंगे। आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आपने जो मतभेद हैं, जो भी विचारधाराओं के मतभेद हैं, साक्ष्यों के आधार पर दिए गए मतभेद हैं, जो विभिन्न जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इतिहासकारों के, उनके बीच जो मतभेद हैं, उनके मतभेदों की जानकारी आपको है कि नहीं, सबसे पहला तो ये। और फिर ये कि आप अपनी बात मत कहिए, आप ये कहिए कि फलां इतिहासकार ने ये कहा है, फलां इतिहासकार ने ये कहा है, उन्होंने ये साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, इन्होंने ये साक्ष्य, उनके नाम के साथ, अगर संभव हो तो उनकी पुस्तक के नाम के साथ, उनके आर्टिकल्स के नाम के साथ, टाइटल्स के साथ आप बताएं कि कहां से आपने क्या लिया है। ये बहुत जरूरी है, ताकि आप जो भी कहने जा रहे हैं उसकी प्रासंगिकता के साथ साथ उसकी ऑथेंटिसिटी, कितना सच है वो जो आपने लिखा है, ये नहीं कोई देखता। एक परीक्षार्थी का जब परीक्षा पत्र हमारे पास आता है, तो जब हम उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसको अंक देने के लिए उसके ऊपर देखते हैं, तो हम ये कभी नहीं देखते कि इसने वो किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। हम ये देखते हैं जो इसने पढ़ा है वो ठीक ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसकी समझ इसकी सही है या नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विचारधाराओं के आधार पर इतिहासकारों के बीच जो मतभेद हैं, उन मतभेदों के बारे में जानना आवश्यक है। मगर अगर आप एक दो भूल भी गए तो कोई बात नहीं, जो आपने पढ़ा उसको आप सही ढंग से लिखिए, जो आप एग्जैक्टली फील करते हैं उसको ही लिखिए, और उनके नाम जरूर कोट करें, नाम और उनकी जो लेखनी कहाँ है, उद्धृत कहाँ से आप किया है, और आपने कहाँ से उससे लिया है, उसको भी आप जरूर बताएं। लेकिन कुछ बेसिक बुक्स भी होते हैं, तो उसकी जानकारी कुछ अगर आप दे दें हमारे श्रोताओं को। देखिए, जहां तक प्राचीन भारत के इतिहास का प्रश्न है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए खास तरह की पुस्तक सूची आप देखेंगे। अधिकांशतः जो लोग इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, वो लोग एक सूची बनाकर आपको किताबों की पकड़ा देते हैं। उसमें देखना ये चाहिए कि कौन सी किताब कब प्रकाशित हुई, किसका विचार कितना पुराना है। अगर कोई ऐसी पुस्तक है जो अभी हाल फिलहाल में प्रकाशित हुई है, पिछले 5-10 सालों में प्रकाशित हुई है, और जो हर इतिहासकार के, हर विपक्ष के जो भी उनके तर्क हैं, वितर्क हैं, उन सबको सामने प्रस्तुत कर, तो ऐसी किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, तो उपिंदर सिंह की किताब है, जो हिंदी में भी, उसका हिंदी संस्करण भी है, जिसका नाम है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक, और ये नई दिल्ली में पियर्सन ने छापी है। तो ये किताब एक अच्छी किताब है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, ये उपिंदर सिंह की किताब है, जिसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से रोमिला थापर की किताब है, रणवीर चक्रवर्ती की किताब है, जो 2012 में प्रकाशित हुई थी, भारतीय इतिहास आदिकाल, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है, और ये मेरे ख्याल से ओरिएंटल ब्लैक स्वेन ने छापी थी। तो ये भी किताब बहुत अच्छी है। और रोमिला थापर की किताब है, रामशरण शर्मा की किताब है, भैरवी प्रसाद साहू की किताब है, कई पुस्तकें हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप उपिंदर सिंह की किताब और रणवीर चक्रवर्ती की किताब और रोमिला थापर की भी किताब और रामशरण शर्मा की किताब, ये 4 को रेफरेंस बुक्स बनाकर चलेंगे, तो मेरे ख्याल से प्राचीन भारतीय इतिहास का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अनुत्तरित रह जाएगा। और उपिंदर सिंह की किताब की खासियत यह है कि उन्होंने जितने भी विचार हैं, जितने भी इतिहासकारों के मत हैं, करीब करीब सबके बारे में उसमें लिखा है। आपका मतभेद हो सकता है, आप समझते हैं कि अगर कोई मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार कुछ लिख रहा है, तो वो किसी खास चीज पर अगर ज्यादा जोर दे रहा है और आप समझते हैं कि इसका उल्लेख करना आवश्यक है, तो जरूर कीजिए, अपने उत्तर में कहिए कि ऐसा लगता है कि ये लोग मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। तो अब हम रुख करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मेरा नाम नीलम है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। पूरा लेख स्रोतों में राजनीतिक इतिहास की तुलना में कला और संस्कृति कहीं अधिक मात्रा में परिलक्षित होती है, कृपया करके इसे समझाइए। जी, अभिलेखों की बात अगर हम करें, जो पूरा लेख या अभिलेख हैं,
तो उसमें इनका कहना यह है, प्रश्नकर्ता ये जानना चाह रहा है कि क्या इसमें राजनीतिक इतिहास की तुलना में कला और संस्कृति कहीं ज्यादा मात्रा में परिलक्षित होती है, ये है उनका सवाल। तो इसका उत्तर ये है कि ऐसा कहना सर्वथा सही नहीं होगा। वो इसलिए सही नहीं होगा कि बहुत सारे ऐसे एपिग्राफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, जिनमें राजनीतिक स्थिति परिस्थिति के बारे में, जैसे कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, उससे पूरी राजनीतिक उस समय की स्थिति थी उससे अंदाजा लगता है। इसी प्रकार से ऐसे कई अभिलेख हैं। हाँ, ये जरूर है कि कला और संस्कृति के बारे में भी पता चलता है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति के बारे में भी अभिलेखों से और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे पता चलता है। और ऐसा कहना सही नहीं होगा कि दोनों की तुलना करके हम कहें कि नहीं, राजनीतिक इतिहास कम उससे पता चलता है और सांस्कृतिक इतिहास अधिक पता चलता है। ये डिपेंड करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अभिलेख आपका किस परिस्थिति में देख रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप किसी खास काल के समाज की संरचना पर काम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उस काल का जो अभिलेख है वो वहां के समाज के बारे में आपको इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से बताता हो, जिसमें इतिहासकार का ये काम होता है कि वो सिर्फ वो ना देखे कि जो लिखा गया है, बट उनके बीच क्या कहने की कोशिश की जा रही है, कहने का तात्पर्य क्या है, जो लिखा गया है वो किस प्रकार से समाज और संस्कृति की एक छाप आपके सामने पेश करता है, उस पर अगर इतिहासकार काम करता है तभी वो इतिहास एक अच्छा इतिहास माना जाता है। और अगले सवाल लेने से पहले हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि अभ्यास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है और आप इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं अपने सवालों के जरिए। तो आप हमारे कार्यक्रम को बहुत ही तबीयत से, बहुत ही तन्मयता से सुने और इससे जुड़ी जो भी बातें हैं उसको आप अपनी लाइफ में तो इन्वॉल्व करें, लेकिन जो सवाल आपके जहन में आ रहा है, चाहे वो परीक्षाओं से संबंधित हो या फिर विषय पर हो, तो आप हमें जरूर से जरूर भेजें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको बता दें 9289094044। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। तो इसके बाद अब कुछ सवाल जो हमारे पास है आप तक पहुंचाते हैं। ये अगला सवाल है। मेरा नाम रूपल है। क्या आप सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य अक्सर साहित्यिक स्रोतों की बेहतर समझ में मदद करते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। कुछ साहित्यिक स्रोत ऐसे होते हैं जो ऐसे काल के हैं जिस काल के बारे में हमारे पास बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत नहीं हैं। तो वैसे सोर्सेज जो हैं, वो ऐसा पीरियड है जिसमें कि आपके पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है। जैसे वैदिक काल का जो ऋग्वैदिक काल है, उसके बारे में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है। तो वहाँ ऋग्वेद जो है और उसकी संहिताएं और उसके डिफरेंट चैप्टर्स, उन्हीं के आधार पर हम इतिहास की पुनर्संरचना करते हैं। तो वहां पे तो पुरातात्विक कोई साक्ष्य है ही नहीं। मगर जहां साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं। उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस। जब एक कोई चीज, एक प्रमाण आपके सामने एक रूप में आता है, तो आप दूसरे साक्ष्य के आधार पर ये देखते हैं कि उससे भी ऐसा कुछ पता चलता है या नहीं पता चलता। मुझे बहुत छोटा सा उदाहरण देके आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि जैसे एक अभिलेख आपको मिला, उसमें भाषा किस प्रकार की है, उसमें लिपि किस प्रकार की है, उससे काल निर्धारण किया जा सकता है। और अगर उसी पीरियड का, उसी काल का कोई साहित्य भी आपको मिला और उसमें जो काल की चर्चा है वो काल और ये काल दोनों मैच नहीं करते, तो ऐसे में पुरातात्विक अभिलेखों के आधार पर, न्यूमिस्मैटिक्स या कॉइन की स्टडीज के आधार पर, या बाकी जो भी पॉटरी, जो मृदभान है, मृदखंड है, उनके आधार पर, इन सब के आधारों पर हम इतिहास की अच्छी परिकल्पना और पुनर्संरचना कर सकते हैं। ये सारे सवाल और इतने इंटरेस्टिंग अंदाज में हम लोग इन सब सवालों को करते चले गए कि सर एक जो म्यूजिकल ब्रेक का टाइम होता है ना, वो आया ही नहीं। तो जाहिर है कि एक ब्रेक हम लेंगे जरूर, लेकिन ये सिलसिला भी इतना मजेदार लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जल्दी से गाना भी हो, उसके बाद फिर हम सवालों की ओर जाएंगे। तो एक गाना आपकी पसंद का जरूर सुनाना चाहिए अपने दोस्तों को। हंसू हरदम, खुशियां या गम, ठीक है, रो रो के जीना नहीं। डर डर के जीना नहीं,
हंस तू हरदम, खुशियाँ या गम, किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। हंस तू हरदम, खुशियाँ या गम, कमजोर है खुद वो ही हाथ उठाया करते हैं, जो डरपोक है खुद वो ही आंख दिखाया करते हैं। दादागिरी से कभी घबराया न करो, अरे हंस तू हरदम, खुशियाँ या गम, हंस तू हरदम, खुशियाँ या गम। तेरी हिम्मत ही किस्मत जो बिगड़ी बात बनाएगी, शान से तू ये कदम उठा मंजिल खुद मिल जाएगी। मारा मारी में खुद को उलझाया न करो, अरे हंस तू हरदम, हमारे साथ एक्सपर्ट है मेहमान, वो है एकेडमिक्स डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड एज ब्रॉडकास्टर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जाना माना नाम डॉक्टर मलय नीरव का। कुछ एक सवाल जो हमारे पास बाकी है उनको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। सर, ये जो सवाल है ये है, मैं सुनीता पंजाब से बोल रही हूँ। भारत में नवपाषाण काल की क्षेत्रीय विशेषताओं का चित्रण और वर्णन करें। देखिए, नवपाषाण काल पर अगर मैं बोलना शुरू करूं तो पूरा एक कार्यक्रम भी, उसके 1/10वां हिस्सा भी हम उसमें नहीं कवर कर पाएंगे। मोटी बात आपको ये बताऊं कि जो नवपाषाण काल है, जब खाद्य उत्पादन, फूड प्रोडक्शन शुरू हुआ और जब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पशुपालन और कृषि दोनों, जब उसका उद्भव हुआ और फिर विकास हुआ, वो नवपाषाण काल संस्कृतियों के जो उत्खनन में हमें जो उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो भारत के विभिन्न हिस्सों से मिले हैं। और अगर हम शुरुआत करें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से काफी ऐसे साइट्स हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता के विकास तक की एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा सामने आती है। जैसे मेहरगढ़ उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसी प्रकार से उत्तरी क्षेत्र में चलिएगा तो कश्मीर प्रांत में 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, बुरज़ाहोम कल्चर उसको कहते हैं, बुरज़ाहोम तथा गुफ कराल का उल्लेख किया जाता है, जहां पे नियोलिथिक साइट्स, नवपाषाण काल के इंपॉर्टेंट साइट्स माना जाता है। और इसी तरह से मध्यवर्ती क्षेत्र में आइए तो कोलडिहवा है, बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित कोलडिहवा। यहां से लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास धान उगाए जाने का प्रमाण मिला है। इसे चावल की खेती का विश्व स्तर पर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हालांकि लोग ये मानते हैं कि चीन में चावल की खेती या धान की खेती पहले शुरू हुई, लेकिन बेलन घाटी से जो हमें मिला है साक्ष्य, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में भी चावल उगाने की कला लोगों ने सबसे पहले जानी और शुरू की। और उसमें एक और साइट है महगरा, ये गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के निकट है। यहाँ के धान के अलावा जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। और फिर दक्षिण भारत चलें तो वहाँ 3 चरणों में वर्गीकृत हम कर सकते हैं दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के साइट्स को। सबसे
प्रारंभिक चरण के साक्ष्य संगन कुल्लू और नागार्जुन कोंडा में मिलते हैं और यहाँ के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि लोगों को खेती का अल्प विकसित ज्ञान था, थोड़ा थोड़ा। संभवतः ये जानवर नहीं पालते थे। मृदभांडों में भूरे मृदभांड, पीले मृदभांड तथा लेपित बाहरी सतह वाले मृदभांड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। तो द्वितीय चरण में प्रथम चरण के लक्षण जारी रहे, किंतु मृदभांड के रंग बदले, लाल रंग के प्रयोग होने वाले मृदभांड। तो इस तरह से अगर आप देखें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नवपाषाण संस्कृति है और हर संस्कृति की अपनी एक अलग परंपरा है, एक अलग पहचान है। न सिर्फ किस तरह के जानवर वहां पाले जाते थे और किस तरह के फसल की खेती वहां आरंभ हुई, बल्कि ये भी कि वहां जो पॉटरी आई, जो मृदभांड आए, वो किस प्रकार के थे। अर्ली पॉटरी, देखिए, जो हम लोग जब नवपाषाण काल की बात करते हैं तो उनके गुणों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नवपाषाण क्रांति इसीलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये क्रांतिकारी कदम जो मनुष्य ने उठाए, जिनमें कि न सिर्फ खेती का विकास और पशुपालन का विकास था, बल्कि ऐसी कई चीजें थी, जैसे पहली बार पानी पर तैरने वाली एक नाव या पहिया, जिसे चक्र कहते हैं, वो व्हील सबसे पहले नवपाषाण काल में, नीडल, सुई सबसे पहले नवपाषाण काल में। तो आप कल्पना कीजिए एक ऐसे विश्व की जिसमें कि पहिए न होते, हम कहाँ होते। तो नवपाषाण क्रांति सब मिला जुला कर, और फिर जनसंख्या का जो एक जनसंख्या वृद्धि हुई वो इसलिए क्योंकि निश्चित तौर पर जब आपको ये पता है कि भोजन उपलब्ध हो पाएगा और जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच फूड है उससे फर्टिलिटी रेट, जनन क्षमता की दर बढ़ती है, तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ा और एक नींव तैयार की गई, एक आधारशिला तैयार की गई, जिससे कि हड़प्पा जैसी सभ्यताओं का विकास हुआ उसी आधारशिला पर। तो ये है नवपाषाण काल की विशेषताएं और क्षेत्रीय विशेषताएं बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताई हैं। तो अब हम लोग करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मेरा नाम केशव है, मैं बिहार से हूँ। मेरा सवाल है, हड़प्पा संस्कृति के लिए कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है और वैदिक काल के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, कृपया समझाएं। इसकी थोड़ी चर्चा मैंने शुरू में की थी। हड़प्पा काल की बात जब हम करते हैं तो हड़प्पा में इसे हम प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक, प्राक ऐतिहासिक, मतलब लिखित साक्ष्य हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, बहुत कोशिश की गई है आज तक, कई लोगों ने दावे किए हैं कि हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, कोई दावा अभी तक सही साबित नहीं हुआ है। अधिक से अधिक अगर आप बहुत कोशिश करें और खींचें इसे तो आप ये कह सकते हैं कि शायद यह लिपि बाएं से दाहिने नहीं, दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन लिपि क्या थी? क्योंकि हमारे पास जो सील्स हैं उन्हीं को देखकर हम लिपि के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं और ये बहुत कम संख्या में है, इसलिए अभी तक इस लिपि को डिसाइफर नहीं किया जा सका है। और एक और अगर होता है, हमेशा जब लिपि डिसाइफर की जाती है, जैसे ब्राह्मी लिपि डिसाइफर की गई, तो अगर कोई ऑलरेडी डिसाइफर्ड लिपि है, जैसे खरोष्टी डिसाइफर्ड थी तो ब्राह्मी डिसाइफर हुई, वैसी कुछ चीज यहां मिली नहीं। तो हड़प्पा के लिए हमारे पास जो भी साक्ष्य हैं उसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार से वैदिक काल के बारे में जो आपने कहा वो भी पार्शियली ट्रू है। ऋग वैदिक काल के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है, पूरा तात्विक साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है, ऋग्वेद के बाद का जो काल है, उसमें पेंटेड ग्रेवेयर, जो पीजीडब्ल्यू जिसमें मान को कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जब आयरन आता है, लोहा आता है, तो वो भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स के रूप में हमारे सामने आता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे वैदिक काल के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। कुछ जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसके लिए तो है जी। और ये इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल। हेलो, मैं उत्तराखंड से प्रदीप बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के पतन का क्या कारण माना जाता है या क्या कारण है? हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन जो उसका प्रमुख नगरों के पतन का जो कारण है उस पर बहुत ज्यादा लिखा गया। अनेक इतिहासकारों ने, पुरातत्व शास्त्रियों ने उस पर लिखा है, तरह तरह की दलीलें दी गई। कहा गया कि ऋग्वेद काल में जब आर्य लोग भारत आए तो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विनाश कर दिया और उनके पास घोड़े थे जिसके कारण उनको बहुत सफल हुए। तरह तरह की बातें की गई।
ये कहा गया कि जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, उसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि भूकंप आए, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, जो पृथ्वी के तल में जो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ उसके कारण इसका पतन हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ट्रेड, व्यापार जो बाहर के देशों के साथ, खासकर मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ था, उसका अंत हुआ, इसलिए इसका पतन हुआ। कुछ लोगों ने ये कहा कि एक ऐसा प्राधिकरण, एक ऐसी अथॉरिटी जो पूरे हड़प्पा सभ्यता को एक सूत्र में पिरो कर रखती थी, और वैसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पतन के कारण सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि नदियां सूख गई, सरस्वती नदी या घग्गर हाकरा नदी जो थी वो सूख गई, उसने अपना कोर्स चेंज कर दिया, जिसके कारण सभ्यता का पतन हुआ। तो इस तरह से ये अनेक कारण हैं, और किसी एक कारण को सभ्यता के पतन का कारण मानना उचित नहीं होगा। हर कारण की व्याख्या अपने उत्तर में करें, और कुछ ऐसे कारण हैं जो साक्ष्यों के आधार पर सही नहीं पाए गए हैं, उनके बारे में कहें कि ये साक्ष्यों के आधार पर सही नहीं पाए गए। और कुछ ऐसे कारण हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि एक कारण से हम इसका उत्तर नहीं दे सकते, कई कारणों को मिला जुला कर देखना होगा कि पतन क्यों हुआ। अभी वक्त है हमारा फैक्ट फाइल का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है। हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य एक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रदान करना और इस उभरते हुए क्षेत्र के अवसरों और चुनौतियों के लिए एक प्रणालीगत प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करना है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है। अक्षय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। कार्बन की तीव्रता अंततः बिजली के स्रोत की कार्बन तटस्थता पर निर्भर करती है, यानी कि बिजली ईंधन मिश्रण में जितनी अधिक नवीनीकरण ऊर्जा होती है, हरियाली उत्पादन हाइड्रोजन ही वो कहलाती है। सभी आर्थिक क्षेत्रों में नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना भारत के ऊर्जा परिवर्तन का केंद्र है। इस संक्रमण को सक्षम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को एक आशाजनक विकल्प माना जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के दीर्घकालिक भंडारण, उद्योग में जीवाश्म ईंधन की प्रतिस्थापन, स्वच्छ परिवहन और संभावित रूप से विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन, विमानन और समुद्री परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। भारत को दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्ति कारक बनाने के लिए मिशन लाभ ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए निर्यात अवसरों का निर्माण आयातित जीवाश्म ईंधन और फीड स्टॉक पर निर्भर में कमी है। उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करने वाले स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना है। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थ मिशन ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के साथ जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म आधारित फीड स्टॉक को बदलने के लिए स्टील, लंबी दूरी की भारी शुल्क गतिशीलता, शिपिंग, ऊर्जा भंडारण आदि जैसे कठिन क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं का समर्थन करना है। गुजरात LNT के हजीरा कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का पहला चरण चालू है। फैक्ट फाइल के बाद हम फिर हाजिर हैं और दोस्तों बातें बहुत सारी हैं और इतिहास एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारे सवाल और सभी विस्तार में कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक एक सवाल ऐसा है जो एक पूरे कार्यक्रम में लिया जा सकता है, तो वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं देता कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लेकिन हम आपको अगला विषय बता देते हैं जो हम अगले शनिवार आपके लिए लाएंगे, वो होगा अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र से संबंधित कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप हमें जल्द से जल्द 9289094044 पर प्रेषित करें। आपके सवालों का हमें रहेगा इंतजार। तब तक के लिए मुझे यानी विनीता को और हमारे आज के मेहमान को दें इजाजत। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 44वीं कड़ी।
आज की चर्चा का विषय था प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें भाग ले रहे थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।